तो लॉज ऑफ मैग्नेट में समझते हैं कॉर्क स्क्रू रूल, यानी कि कॉर्क का स्क्रू नियम, पेच का नियम। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है। मैं लिख देता पेच का नियम। तो क्या कहता है ये कॉर्क स्क्रू रूल और क्या दर्शाना चाहता है, तो समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें बस जो हमारा स्क्रू होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है। यानी कि सबसे पहले मैं एक स्क्रू का डायग्राम बनाता हूं। स्क्रू में ये जो हमारा हेड पोर्शन है, हेड पोर्शन बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमारा थ्रेड है ये बताएगा करंट की डायरेक्शन, धारा की दिशा, करंट डायरेक्शन। यानी कुछ नहीं करना है। मान लीजिए, आप ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। मान लीजिए ये स्क्रू ड्राइवर है। तो जब आप पेच को कहीं पे टाइट करते हो, स्क्रू टाइट करते हो, तो आप जो है पेचकस को किस दिशा में घुमाते हो? क्लॉकवाइज दिशा में। और आपका स्क्रू किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द वॉल, यानी दीवार के अंदर जा रहा है। तो इससे थोड़ा थोड़ा अंदाजा मैं क्या लगाता हूं कि जब धारा की दिशा यानी करंट की दिशा चालक की ओर हो या ऑब्जर्वर की ओर जा रही हो तो कैसी डायरेक्शन होगी? क्लॉकवाइज। और जब आप उसी स्क्रू को बाहर की तरफ निकालते हैं यानी कि लूज करते हैं, तो आपको जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो कैसे रोटेट कराना होता है? एंटी क्लॉकवाइज। यस, यानी कि जब जो है हमारा ये स्क्रू बाहर की ओर आ रहा है यानी अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो कैसा हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। यदि ये करंट की डायरेक्शन है और हेड डायरेक्शन ऑफ फील्ड में है, तो यदि हमने चुंबकीय दिशा इसको मान लिया, तो जिधर भी करंट की दिशा, जिधर भी डायरेक्शन ऑफ फील्ड होगी उस हिसाब से करंट की दिशा पता लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है हमारी करंट की डायरेक्शन, तो इसमें क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा? अब ये इधर जा रहा है यानी कि अंदर की तरफ जा रहा है, ये हमारा सरफेस या ऑब्जर्वर तो इधर की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा? इसमें जो वो रोटेशन होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। और इसी का एक अपोजिट देख लेते हैं। अगर मान लीजिए सेम इस साइड है तो स्क्रू किधर आ रहा है? आउटसाइड हो रहा है, तो इसकी हेड की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपने पेच का एग्जाम्पल याद रखना है कि भाई जब पेच को हम टाइट कर रहे हैं यानी कि वो सतह की ओर जा रहा है या ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, तो कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। और जब उसी पेच को हम बाहर की तरफ निकाल रहे हैं तो कैसे रोटेट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें एक क्रॉस और डॉट होता है। सेम कॉर्क स्क्रू रूल से एक क्रॉस और डॉट का कुछ सिंबल निकल के आता है कि सर ये क्रॉस का क्या मतलब है और ये डॉट का क्या मतलब है। अरे यार, इसको समझना तो कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। देखिए, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। जब ट्रेन जा रही है, जब ट्रेन जा रही है तो उसके डिब्बे के पीछे कैसा साइन होता है? क्रॉस की तरफ होता है। ट्रेन कहाँ जा रही है? जा रही है, यानी मेरे से दूर जा रही है, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है। तो क्या डायरेक्शन होनी चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मान लीजिए कि ट्रेन ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, यानी जो देख रहा है उसकी तरफ आ रही है। क्या दिखेगी? ट्रेन की हेडलाइट। यानी कि यहाँ पे जो ये बिंदु आपको दिख रहा है, जो डॉट आपको दिख रहा है, आ रही है, यानी आ रही है यानी कि ऑब्जर्वर की ओर। तो क्या होगा यहाँ पर? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? कुछ ज़्यादा मुश्किल था तो यहां पर मैं इसको भी शो कर देता हूं, क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपने सिंबल भी याद रखना है। यानी कि एक तरह से ये कहूं कि कॉर्क के स्क्रू रूल में, और अगर मान लीजिए कि ऐसा डायरेक्शन की बात नहीं करेगा तो सिंबल के रूप में भी उसे दिखा सकता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, फिर समझते हैं इसको लिखना कैसे है। कॉर्क के स्क्रू रूल में आप नोट करेंगे, एक स्क्रू लेकर इस प्रकार घुमाएं कि वो
इलेक्ट्रिक करंट की दिशा की ओर बढ़े तो जिस दिशा में स्क्रू घूमेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यानी कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है करंट की डायरेक्शन और उसके हेड से फील्ड की डायरेक्शन। तो बहुत ही आसान डेफिनेशन इसमें लिखनी है और आपको ये समझ में भी आ गया होगा, यानी सिरे का नियम। मान लीजिए ये एक सर्कुलर लूप बना हुआ है, यानी कि कॉइल मान लेते हैं, जिसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है, जिसमें करंट की डायरेक्शन गिवन है। ये फर्स्ट हो गया। और एक और इसी के जैसा बना लेते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया। तो आपको यहाँ पर फिगर में दो कॉइल दिख रही है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखा है, हमें पता करना है कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर कैसे पता चलेगा इसमें डायरेक्शंस क्या होनी है। तो एंड रूल क्या कहता है, सिरे का नियम। देखो जो यहाँ पे इन्होंने करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, हम वैसा ही एक डायग्राम बनाएंगे और उनके एंड्स को मिला देंगे और वही हमारा जो है एंड का रूल बन जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है और इधर नीचे की तरफ है। तो ये अगर मैं इसके एंड को मिला देता हूँ तो ये आपको कैसा रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। जब मैं इसके एंड के सिरे को मिला देता हूँ तो वो आपको कैसा रोटेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और यदि मैं इस डायग्राम को ध्यान से देखूँ तो ये कैसा दिख रहा है, एस की तरह दिख रहा है। यानी ये साउथ पोल भी हो सकता है, यानी ये साउथ पोल भी हो सकता है। यानी हम एंड के रूल को डायरेक्शन के साथ साथ पोल्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते। टू फाइंड द पोल्स ऑफ लूप, यानी कि जैसा इसने बता रखा था हमने वही किया, उसके एंड्स को मैच कर दिया और फिर हमें ये डायरेक्शन पता लग गया। अब सेकेंड वाली कंडीशन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। सेकेंड वाली कंडीशन में भी ऐसा ही करेंगे, एक जा रहा है डाउनवर्ड और एक जा रहा है अपवर्ड। अगर हम इसके एंड्स को मैच कर देते हैं तो ये कैसा लगता है, ये आपको एन की तरह नजर आ रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल हो गया। और दूसरी बात, ये कैसा था, ये था एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो था हमने वही बना दिया। एंटी क्लॉकवाइज था तो नॉर्थ पोल और क्लॉकवाइज था तो साउथ पोल। फटाफट से इसको नोट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज है तो उसमें पोल्स कौन से बनेंगे, नॉर्थ पोल। और यदि उसमें क्लॉकवाइज दे रखा है तो पोल्स कौन से बनेंगे, साउथ पोल। यानी कि ये नियम बहुत ही आसान था और फटाफट से इसको नोट करके आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल हम समझते हैं हेलिक्स रूल। हेलिक्स रूल क्या होता है और कहाँ पर यूज होता है, हम फटाफट से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हेलिक्स वर्ड का मतलब समझते हैं ये क्या है। जब मैंने मैग्नेटिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस बताई थी, यानी चुंबकीय परिभाषा जब मैंने समझाया था, तो उसमें आपको मैंने हेलिक्स का वर्ड बताया था। हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग। देखा है आपने, स्प्रिंग के जैसा आकार जो होता है वो हेलिकल आकार शो करता है। इस नियम का प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दोबारा समझेंगे, इस नियम का प्रयोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है। तो इसमें एक में करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ये, और दूसरे में करंट की डायरेक्शन दे रखी है टू आपको नजर आ रही है। तो यहां पर हेलिक्स का रूल कैसे काम करता है, यहां पर आपने फिर से राइट हैंड लेना है और जैसे ये
कॉइल्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनी हुई है, करंट की जो डायरेक्शन बनी हुई है, वैसे आपने इसमें फिंगर्स को मोड़ लेना है, यानी फिंगर्स को आप डायरेक्शंस में रोटेट करेंगे। मान लीजिए कि इसमें ये फिंगर्स जो है डाउनवर्ड जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर लिया। जिस तरफ थंब होगा वो वाला पोल नॉर्थ पोल कहलाएगा। दोबारा सुनिए मेरी बात को, जैसे मान लीजिए इसमें जो हमारा ये मुड़ी हुई फिंगर्स होगी वो ऐसे होगी और थंब हमारा इस साइड होगा, तो ये हमारा जिस साइड थंब होगा वो हमारा नॉर्थ पोल होगा। वैसे ही सेकंड केस में हम देखते हैं, अब इसमें कॉइल जो है इधर की तरफ है, तो थंब कहाँ है भाई, इधर है, थंब इधर है, तो यहाँ पे ये वाला पोल नॉर्थ पोल होगा। यहाँ भी मैं बना देता हूँ, तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया। यानी मुड़ी हुई फिंगर्स के हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि नॉर्थ पोल कौन सा है। हेलिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल फाइंड करने के लिए ये रूल यूज किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टू फाइंड पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी विद्युत चुंबक के पोल्स को ज्ञात करने के लिए हेलिक्स के नियम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट जो है बड़ा अजीब सा लगा होगा, सर हमने राइट हैंड रूल पढ़ा था और ये हेलिक्स रूल जो हम पढ़ रहे हैं ये कुछ सेम नहीं है, यहाँ भी राइट हैंड वहाँ भी राइट हैंड, यार कंफ्यूज करके क्यों रखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, इसमें भी राइट हैंड यूज़ किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे करंट के भरोसे जी रहे हैं हम। तो क्या कह सकता हूँ मैं आपको, अगर इसमें कोई भी पंगा लगे कि ये रूल मुझे सर याद नहीं रहेगा या समझ में नहीं आएगा, सीधी सी एक लाइन आप याद करेंगे, एक कंडीशन आप इसकी याद रख लेंगे, क्या, जिधर से भैया करंट एंटर करेगा वो पोल उसका नॉर्थ होगा, यानी जिधर से करंट एंटर करेगा वो पोल उसका नॉर्थ पोल होगा। यदि एक पोल हमें पता चल गया तो दूसरा पोल पता लग जाएगा, ये नॉर्थ पोल है तो ये कौन सा होगा, साउथ पोल होगा, नो डाउट। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे करंट एंटर कहाँ से कर रहा है, इधर कर रहा है, तो कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल था, ये कौन सा पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। तो यहाँ पे आपने एक पॉइंट नोट करके लिख लेना है कि जहाँ से करंट एंटर करेगा वो वाला पोल हमारा नॉर्थ पोल होगा, जहां से करंट एंटर करेगा वो पोल हमारा कौन सा होगा, नॉर्थ। कोई झंझट ही नहीं है, फटाफट से इसको नोट करेंगे। और जो हमने फिंगर्स के माध्यम से समझा था उसकी परिभाषा यदि आपको लिखनी है तो वो आप कैसे लिख सकते हैं, यह नियम किसी कॉइल में पोल की दिशा ज्ञात करने के काम आता है। अपने दाएं हाथ की हथेली इस प्रकार रखें कि उंगलियां की दिशा करंट की दिशा की तरफ हो और अंगूठा नॉर्थ पोल बताएगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। तो या तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं या फिर जैसा कि आपको मैंने डायग्राम में बताया है आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इसे फटाफट से नोट करेंगे, फिर चलते हैं आगे। फ्लेमिंग का नियम समझते हैं। फ्लेमिंग का नियम क्या बताता है आपको, फ्लेमिंग का नियम तीन चीज़ें बताता है। फील्ड की डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चुंबकीय दिशा, चुंबकीय जिस बल रेखाएं जिस दिशा में जा रही है यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन, और करंट की डायरेक्शन। यानी आपको फ्लेमिंग का नियम तीन चीज़ें बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस और डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीन चीजें आपको फ्लेमिंग बताता है, दोनों ही केस में, मोटर के केस में, जनरेटर के केस में। भाई मानता हूं कि ये टॉपिक आपको परेशान करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टॉपिक होता है वो सबसे पहले समझ में आता है। कोशिश तो करो समझने की, यहाँ पर फटाफट से मैं बताऊंगा और आप नोट करेंगे। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि फ्लेमिंग्स के दो रूल हैं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। यानी कि ये दोनों नियम अलग अलग क्यों है भाई,
ये दोनों नियम अलग अलग क्यों हैं? जब दोनों का एक ही मतलब है तो दोनों नियम अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दो मशीन, मोटर और जनरेटर, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा हटके होता है। यानी मोटर अपना इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करेगा और जनरेटर अपना मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में जनरेट करेगा। यानी कि बहुत कुछ तो सेम है, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ फंडा जो है वो डिफरेंट है, और वही हम समझेंगे। तो आपको सबसे पहले ये नोट करना है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए, और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए। ये दो चीज़ें आप नोट करेंगे, और आपको ये याद कैसे रखना है मैं ये भी बताता हूँ। भाई, जनरेटर को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं? राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं ना, वो घुमाने वाला जो जनरेटर होता है। तो हम क्या याद रख सकते हैं कि राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए यूज़ हो सकता है। अरे सर, कोई लेफ्टी हो, कोई लेफ्ट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करता हो, फिर यहाँ फंस गए आप। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड मोटर के लिए यूज़ होता है। लेफ्ट से यानी एल से स्टार्ट हो रहा है, मोटर यानी कि एम से स्टार्ट हो रहा है, एल के बाद एम आता है अल्फ़ाबेट में, ABCD में, यानी लेफ्ट हैंड रूल फॉर मोटर। जब आपको एक बात ये याद हो गई तो आप दूसरा याद नहीं रख सकते क्या, कि राइट हैंड रूल फॉर जनरेटर। तो आप कैसे भी याद रखिए, आपको ये याद होना चाहिए। तो फटाफट से ये नोट करेंगे, समझते हैं ये नियम क्या कहता है। अब यहाँ पे आपको ये नियम कुछ इस प्रकार समझना है। देखिए, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के लिए ये यूज़ होगा, लेकिन हम एक कॉमन डेफिनेशन इसका याद रखेंगे और इसको एक सिंपल वे में समझेंगे। तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे, अपने हाथों को कुछ इस प्रकार फैलाएं। अब यहाँ पे हाथ की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है कि राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए। यानी अपने हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियों के बीच, तीनों उंगलियां कौन कौन सी? थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर, यानी कि अंगूठा, पहली वाली उंगली और ये मध्य वाली उंगली, कुछ इस तरह से खुले कि तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। द एंगल बिटवीन थ्री फिंगर्स आर 90 डिग्री टू ईच अदर। तो इट मीन्स यहाँ पर देखिए, हैंड का यूज़ मैंने आपको बता दिया, अब फिंगर्स यही रहेगा। ऐसा यदि है तो थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर क्या बताएंगी वो हम नोट करेंगे। ऐसा यदि है तो थंब आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर इसे DOR भी कह सकते हैं आप, घूमने की दिशा। भाई, जिस दिशा में बल लगेगा रोटर उसी दिशा में तो घूमेगा ना, यानी घूमने की दिशा, या फिर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी से आप कह सकते हैं। फोर फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बताएगा, मैग्नेटिक की डायरेक्शन बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस डायरेक्शन यानी दिशा, साउथ से नॉर्थ है या नॉर्थ से साउथ है। और इस ऐसे में मिड फिंगर आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट। फटाफट से इसको नोट करेंगे। सर, इसको याद कैसे रखेंगे? कुछ तो तरीका होगा जो ये हमारे माइंड में सेट हो जाए। है यार, बहुत आसान तरीका है, परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसको कैसे याद रखेंगे? ये जो तीन उंगलियों की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये देखिए, थंब, फोर फिंगर और मिड फिंगर, ये क्या बता रही है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या बता रही है? मैग्नेटिक। और ये क्या बता रही है आपको? डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, फादर, मदर और चाइल्ड, फादर, मदर और चाइल्ड, यानी बाप, माँ और बच्चा, फादर, मदर, चाइल्ड। कैसे इसको यहाँ पर लिखेंगे और समझेंगे? डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि M, डायरेक्शन ऑफ करंट यानी कि C, फादर, मदर, चाइल्ड।
कोई भी तरीका हो, कैसे भी याद रख लो, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होना चाहिए, बस ये आपको याद रह जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे फादर, मदर और चाइल्ड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये तीनों चीज़ें फटाफट से नोट करेंगे और इसको यूज़ कैसे करना है वो समझ लेते हैं। टूल का यूज़ समझ लेते हैं। मान लीजिए जनरेटर का एक एग्जांपल लेते हैं। जनरेटर में मैं दो कंडीशन बनाऊंगा, आप भी साथ साथ बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। नॉर्थ साउथ फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दे रखा, बस ये बता रखा है कि एक ये क्रॉस है और एक ये डॉट है। ध्यान से देखिए इस कंडीशन को जो यहाँ पे बता रखा है। फर्स्ट और सेकंड आपसे दोनों में पूछा गया है कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता दो। ये एक जनरेटर है और ये कंडीशन दिया हुआ है। सर ये तो कार्टून की आंखें लग रही है, एक आंख खराब है और एक आंख बनी हुई। भाई मजाक थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड कर रहे हैं जनरेटर के अंदर। यानी कि जब ये वाला कंडीशन हम पढ़ते हैं, फ्लेमिंग्स रूल पढ़ते हैं, तो अब जनरेटर में आपको पता है कि राइट हैंड का यूज़ करना है। कंडीशन मैं आपको लिखवा चुका हूँ, तो फटाफट से इसमें फंडा लगा दो। सबसे पहले तो आपने ये साइन याद रखना है। क्रॉस का साइन क्या बताता था कि करंट जा रहा है, मेरे से दूर जा रहा है। डॉट का साइन क्या बताता था कि करंट मेरी तरफ आ रहा है, यानी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, डायरेक्शन ऑफ करंट आपको पता लग गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय बल रेखा, भगवान भी आकर के कह दें तो बदलने वाली नहीं है, हमेशा यह नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, फिक्स है। नॉर्थ से साउथ की तरफ बता चुका हूं मैं पहले भी। तो हमें अब यहाँ पर दो चीज़ें पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन। क्या बचा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही तो पूछा है। तो ये नियम हम कैसे लगाएंगे चलिए समझते हैं। अब ये है मेरा राइट हैंड, आपका अपना राइट हैंड भी हो सकता है। देखो ये तीन उंगलियां थी, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डायरेक्शन ऑफ करंट। मुझे क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। अब इसके दोनों कंडीशन के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं तो हमें पता लग जाएगा। फर्स्ट वाली कंडीशन में देखो करंट मेरे से दूर जा रहा है, करंट वाली उंगली कौन सी? थर्ड वाली। करंट वाली उंगली कौन सी? थर्ड वाली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जानी चाहिए? नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी बीच वाली। यानी ये वाली उंगली कैसी होनी चाहिए? इधर की तरफ। करंट वाला किधर जाएगा? प्लेन की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा? तो सर ऊपर की तरफ। ओके, हो गया कंफर्म। अब इस वाले डॉट में क्या हो रहा है कि करंट मेरी तरफ आ रहा है, करंट मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन अभी भी नॉर्थ से साउथ ही तो है। यानी मैं इस मैग्नेटिक फील्ड वाली लाइंस को किसी भी तरह ऐसे ही एडजस्ट करूंगा कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए। करंट मेरी तरफ आ रहा है यानी ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा? तो सर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर कैसा? नीचे की तरफ। अब आप खुद इमेजिन करिए कि ये कैसे रोटेट कर रहा है। ये कैसे रोटेट कर रहा है? सर क्लॉकवाइज। वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। सेकेंड वाला कंडीशन आप अपने आप ट्राई करिए, मैं बताता हूं आपको फटाफट से। यहां पे क्रॉस लगा हुआ है, यहां पे डॉट लगा हुआ है, फिर से वही फंडा लगाना है। देखो क्या होगा, वही बात, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी ना चुंबकीय बल रेखाएं, और करंट की डायरेक्शन बता रखी है। अब देखो करंट मेरी तरफ आ रहा है इस वाले केस में, और मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो तो नॉर्थ से साउथ ही रहेगा। थंब कहाँ है? नीचे की तरफ। ये आया नीचे, जा रहा है करंट दूसरी ओर। करंट किधर जाएगा? ऑब्जर्वर की ओर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो सर नॉर्थ से साउथ। थंब कहाँ है? तो सर ऊपर की तरफ। अब ये कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इस रूल को बाबू नहीं समझा तो इतना दिक्कत हो जाएगा, यानी कि आपको पूरा ही जो मोटर जनरेटर है वो दुखी करता रहेगा और वाइंडिंग सबसे ज़्यादा परेशान करेगा।
तो आपको ये नियम पता होना चाहिए। फटाफट से फ्लेमिंग का ये डायग्राम नोट करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर भी कहीं प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप जिंदाबाद, फटाफट से इसको नोट करेंगे। अब हम समझते हैं इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन जैसे कि आत्मा, यानी सभी मशीन की ये आत्मा है। यदि आपने इंडक्शन नहीं पढ़ा तो आपको ये रह रह के दुखी करेगा। तो आप बेहतर यही होगा कि आप इस वर्ड्स को समझ लें और बहुत ही अच्छे से समझ लें, क्योंकि सारे मशीनों के जो प्रिंसिपल हैं वो मोस्टली इसी पे आधारित हैं। तो ये आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन होता क्या है। भाई मान लीजिए कि ये एक कोई भी कॉइल है। कॉइल यानी कि कॉइल को हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर भी कहते हैं। कॉइल को हम इंडक्टर भी कहते हैं। इस कॉइल को सप्लाई से कनेक्ट किया गया। वी आर प्रोवाइडिंग सप्लाई टू दिस इंडक्टर। तो इस कॉइल में सप्लाई देने के बाद कुछ तो हरकत होगी ना। किसी भी कॉइल को आप करंट देंगे, चुपचाप थोड़ी ना बैठेगा, कुछ तो रिस्पॉन्स देगा। तो इसमें जो हरकत हुई, यानी कि इसमें एक EMF इंड्यूस्ड हो जाएगा। EMF इंड्यूस्ड यानी कि जब इस कॉइल को हमने सप्लाई दी तो इसमें कुछ हरकत हुई, वही हरकत इंडक्शन के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपको इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है? व्हेन सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू अ कॉइल देन EMF इंड्यूस्ड, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज इंडक्शन। जब किसी कॉइल को सप्लाई दी जाती है तो उसमें EMF उत्पन्न हो जाता है और यह प्रक्रिया इंडक्शन कहलाती है। और जिस कॉइल में EMF इंड्यूस्ड हुआ उसे इंडक्टर कहते हैं। अच्छा, एक मिलता जुलता वर्ड और है जिसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का हिंदी में मतलब होता है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व। अब आपके पास 3 वर्ड्स हो गए, इंडक्शन, इंडक्टर और इंडक्टेंस। कैसे कैसे वर्ड को रिलेट कर रखा है ये आपको समझ लेना है। यानी कि ये 3 वर्ड मैंने आपको इंडक्शन से निकाल के बताया है, इंडक्टेंस, इंडक्टर और इंडक्टेंस। जैसे कि हमने पढ़ा था रजिस्टर, रेजिस्टेंस, तो वैसा ही ये मिलता जुलता वर्ड है। इंडक्टर वो कॉइल है जो इंडक्टेंस का गुण रखता है। इंडक्शन वो प्रोसेस है जो कॉइल में होता है। इजी तो था यार, कोई मुश्किल थोड़ा ही ना था। इंडक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन, यानी इंडक्शन के 2 प्रकार होते हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि जिसे हिंदी में कहा जाता है पारस्परिक प्रेरण और स्वतः प्रेरण। तो इसे हम लिख लेते हैं, फटाफट से डायग्राम बना लेंगे आप। देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडक्शन, यानी इंडक्शन के 2 प्रकार होते हैं, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, स्वतः प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण। तो यहाँ पे साथ साथ नोट करेंगे, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को हम स्वतः प्रेरण कहते हैं और म्यूचुअल इंडक्शन को हम क्या कहते हैं? पारस्परिक। नोट करेंगे इसको फटाफट। तो अब इसका हम मीनिंग समझ लेते हैं। कभी भी एक सिंगल कॉइल है हमारे पास, सिंगल कॉइल में जब EMF इंड्यूस्ड होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। इसकी परिभाषा को आप कैसे लिखेंगे?
कोई भी एक अकेली कॉइल जिसको एसी सप्लाई देते हैं उसमें जब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है तो इस प्रक्रिया को स्वतः प्रेरण कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर या कोई भी जैसे ट्यूबलाइट की चौक है तो वो क्या है? सेल्फ इंडक्शन का एग्जाम्पल है। समझेंगे कैसे, आप इसको याद कैसे रख सकते हैं। कोई एक अकेला तन्हाई का सताया हुआ बंदा है, वो अकेले में अपने आप से ही बात करने लग जाता है, कुछ कुछ बड़बड़ाने लग जाता है, तो वो क्या है? सेल्फ इंडक्शन का एग्जाम्पल है। आपस में अकेले अकेले कुछ से खुद बात कर रहे हैं, अकेली कॉइल है, इंड्यूस्ड हो रही है सप्लाई देने पर, सेल्फ इंडक्शन, बात खत्म। इसका एग्जाम्पल क्या नोट कर लेंगे हम? ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर को हम सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर भी कह सकते हैं। और इसका एक एग्जांपल और भी होता है ट्यूब चौक। ट्यूबलाइट की जो पहले जो चौक आती थी वो है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चौक्स आने लग गई हैं। म्यूचुअल इंडक्शन समझते हैं क्या है। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब ये है जब किसी दो कॉइल को आमने सामने रखी जाए, जब किसी दो कॉइल को आमने सामने रखी जाए, यानी मान लीजिए एक कॉइल लिए और एक कॉइल लिए, इस कॉइल को हमने सप्लाई से जोड़ा है और ये कॉइल जो है बस इसके सामने रखी हुई है। जो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वही ईएमएफ के द्वारा इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। यानी किसी एक कॉइल की सहायता से जब दूसरी कॉइल में इंडक्शन होने लग जाता है तो वो म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। पारस्परिक प्रेरणा आपस में, यानी एक की सहायता से दूसरे कॉइल में पारस्परिक प्रेरण हो जाता है। यानी कि दोस्त दोस्त आपस में क्या करते हैं, जब स्कूल में लंच लेके नहीं जाते हैं तो एक दोस्त अपना लंच दूसरे दोस्त को शेयर करता है। कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ भी हो रही है। म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक। मान लीजिए ये दो कॉइल आमने सामने हमने ऐसे रख दिया, इस कॉइल में इंडक्शन हुआ, यानी कि हमने इसको सप्लाई से जोड़ रखा था और इसको नहीं जोड़ा था। इसके हेल्प से जो इस कॉइल में इंडक्शन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन, पारस्परिक प्रेरण। इसका उदाहरण होता है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये आपने इंडक्शन याद रखना है, फटाफट से इसे नोट करेंगे। मोटर और जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर आपका एक ही होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि अब हम समझेंगे फैराडे लॉ। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं EMI, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, समझेंगे इसको। तो ये फैराडे, सर फैराडे लॉ के बारे में जब चर्चा होती है ना तो दिमाग में इलेक्ट्रोलिसिस भी आता है। क्या ये फैराडे वही है? हाँ, ये फैराडे वही है जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में और चुंबकीय क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। यदि इन्होंने अपना योगदान नहीं दिया होता तो आज शायद मोटर और जनरेटर देखने को ना मिलते। यानी कि फैराडे एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी और जिसके कारण हम आज मोटर और जनरेटर सीख पाते हैं। तो चलिए समझते हैं फैराडे लॉ क्या कहता है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दो नियम है। अगर आपको ये वर्ड क्लियर नहीं हुआ है तो आप ये वर्ड सबसे पहले क्लियर करिए। व्हाट इज EMI? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कुछ कुछ शब्द अपनी परिभाषाएं खुद बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रो मीन्स क्या? विद्युत, मैग्नेट मने क्या? चुंबक, इंडक्शन मने क्या? प्रेरण। यानी इसका मतलब ये है कि जब किसी कॉइल में आप करंट पास कराएंगे तो उसमें क्या होगा? मैग्नेट बनेगा या फिर इंडक्शन की प्रोसेस भी होगी। तो क्या कहलाएगा? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? चलिए समझते हैं हम इसको। फैराडे के दो नियम है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये कहा कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखकर गति कराई जाए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक को रखकर गति कराई जाए तो उसमें एक EMF उत्पन्न हो जाता है। उसमें एक EMF उत्पन्न हो जाता है। यदि हम
इसके विपरीत भी कार्य करते हैं, यानी कि धारावाही चालक को रोककर यानी करंट कैरिंग कंडक्टर को स्टैटिक रख के फील्ड को ही घुमा देते हैं, यानी कि हम चुंबकीय क्षेत्र को ही घुमा देते हैं, तो भी एक प्रकार का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जो इसके पहले नियम में बताया गया था। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे, समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। लिख देता हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अब क्या कर रहा है कि हमने अब इस मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स है या नहीं है, सब जानते हैं फ्लक्स है। अब हम इसको घुमा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स जो है वो कट रहा है, यानी फ्लक्स को अपोज कर रहा है। इस मारामारी में एक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, जिसे फैराडे ने अपने पहले नियम में बताया, और इसी सिद्धांत पे मोटर और जनरेटर काम करते हैं। तो सर इसने दूसरे नियम में क्या बताया? दूसरे नियम में इन्होंने बताया कि भाई जो आपका ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ को ई से दर्शाते हैं, वो आपका फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुसार होगा। फ्लक्स परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ समानुपाती होगा फ्लक्स परिवर्तन के दर के, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन से क्या मतलब, आपका करंट कैरिंग कंडक्टर जितना तेज गति करेगा या चुंबकीय क्षेत्र उतने ही तेजी से फ्लक्स भी विरोध होगा और उतना ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो इन्होंने ये अपने दूसरे नियम में बताया था। इसको लिखना कैसे है मैं वो बता देता हूँ। जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमाया जाए या क्षेत्र को ही गति करा दी जाए, इस प्रकार की फ्लक्स कटे, तो इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। आप सभी ने बचपन में वो कार वाली मोटर होती थी ना, रिमोट वाली कार, उसको निकाल कर खेला होगा। क्या होता है कि हम यदि शाफ्ट को पकड़ लें तो चुंबकीय क्षेत्र ही घूमने लग जाता है, और यदि हम उसके मोटर को स्थगित रखें तो उसकी शाफ्ट गति करती है। दोनों ही कंडीशन में एक तरह का वोल्टेज उत्पन्न होता है, जो कि इन्होंने पहले नियम में बताया था। आप इसे अच्छे से नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर के। जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमाया जाए या फिर क्षेत्र को ही गति करा दी जाए, इस प्रकार की फ्लक्स कटे, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। इन्होंने अपने दूसरे नियम में क्या बताया कि कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा। कितना फ्लक्स उत्पन्न होने का क्या मतलब है कि जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करेगा। यानी जितनी गति से वो घूमेगा उतने ही फ्लक्स विरोधित होंगे और उसी के हिसाब से उसमें जो है ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। ये है फ्लक्स परिवर्तन और ये है उसकी दर बटे में समय। फ्लक्स परिवर्तन कैसे, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी जो परिवर्तन हुआ और जो पहले था, जो परिवर्तन हुआ था उसमें जो समय लगा था, जो परिवर्तन पहले था उसमें जो समय लगा था, और जब इसको हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है, यानी एक स्थिर मान का कोई मान लग जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा EMF इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, और EMF हम नापेंगे वोल्टेज में। तो ये था फैराडे का नियम। फटाफट से इसको नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे।